गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 15 में एक बार फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं पेट्रोलियम के बारे में। मैंने पेट्रोलियम के बारे में आपको बताया था, ये गहरे काले रंग का द्रव है जो समुद्र में कुएं खोदकर निकाला जाता है या वहाँ मिलता है जहाँ कहीं पहले समुद्र हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण समुद्री जीवों से हुआ है। जब कभी पहले बहुत भयंकर भूकंप आए होंगे तो समुद्री जीव मिट्टी में दब गए और उनके अपघटन से पेट्रोलियम बना। क्योंकि जहाँ पेट्रोलियम है मिलता है जहाँ पर, वहाँ कुछ समुद्री जीवों के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। बच्चों, ये जो पेट्रोलियम है गहरा काला गाढ़ा द्रव है, इसमें बहुत सारे अवयव होते हैं, बहुत सारे घटक होते हैं। इन घटकों को हम प्रभाजी आसवन द्वारा, ये एक क्रिया है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन द्वारा उन्हें हम अलग करते हैं और अलग अलग ताप पर हमें अलग अलग घटक प्राप्त होते हैं। तो मैं इन घटकों के बारे में आपको किताब में दिए हुए चित्र द्वारा समझाता हूँ। ध्यान से देखेंगे इसको। तो ये देखिए कि पेट्रोलियम गैस मिलती है हमें 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पर, और इसका क्या उपयोग है, ये भी ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। फिर पेट्रोल मिलता है हमें 30 से 190 डिग्री सेल्सियस पर, इसका उपयोग मोटर इंजन ईंधन, वैज्ञानिक ईंधन, शुष्क धुलाई आदि में किया जाता है। नैफ्था मिलता है 120 से 180 पर, यूरिया बनाने में काम आता है। कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिलता है 180 से 260 पर, ये लैंप स्टोव ईंधन में काम आता है। डीजल ये भारी मोटर वाहनों जनरेटर आदि में काम आता है। पाउज करिए जरा। तो बच्चों, इस तरीके से पैराफिन ये एक मोम होता है, ये 340 से 400 पर, इससे वैसलीन या मोमबत्ती बनती है। बिटुमिन ये बहुत अधिक मिलता है हमें ऊंचे टेम्परेचर पर, पेंट या सड़क के निर्माण में काम आता है। इसे तारकोल भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत कीमती हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कोयला। तो कोयला भी बच्चों एक बहुत अच्छा ईंधन है हमारे लिए। इसका निर्माण भी कैसे हुआ है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जब कभी भूकंप आए होंगे तो ये पेड़ पौधे मिट्टी में दब गए और जब इनका अपघटन हुआ तो ये कोयले में परिवर्तित हो गए। और ऐसा साल 2 साल में नहीं, लाखों सालों में ऐसा हुआ है। लाखों सालों तक जो मिट्टी के नीचे दबे रहे पेड़ पौधे, तो वे कोयले में दब गए। ठीक है। कोयला जो है ये भी कई प्रकार का होता है और उसमें कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो कोयला सबसे अच्छा होता है। ठीक है। तो जैसे कि बिटुमिन कोयला है, बिटुमिन कोयले में 60% कार्बन है, 65%। ये बहुत अच्छा कोयला है और बहुत अच्छा ईंधन भी है। ठीक है। अब कोयले से भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। कोयले से हमें कोलतार प्राप्त होता है जिससे सड़क बनती है। ठीक है। कोयले से हमें कोक प्राप्त होता है। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करो तो उससे बहुत सारी गैसें और द्रव निकल जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो होगा कोक। ये भी बहुत अच्छा ईंधन है, ये धुआं नहीं देता, धुआं रहित ईंधन है। तो कोयले से हमें कोलतार प्राप्त होता है, कोक प्राप्त होता है, ये बिना धुएं के जलने वाला कोयला है। कोल गैस, जैसे कि मैंने कहा कि जब कोयले को गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, जो गैस निकलेगी वो कोल गैस है। ठीक है। अब बच्चों अगला टॉपिक आता है दहन। दहन क्या होता है, जब किसी वस्तु को वायु में जलाते हैं तो इस क्रिया को हम दहन कहते हैं। ठीक है। इस क्रिया में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है जिसका उपयोग हम अलग अलग जगह करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है बच्चों ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लग जाती है
उसे ज्वलनताप कहते हैं। ठीक है, कुछ वस्तुओं के ज्वलनताप अधिक है तो कुछ के कम है। तुमने देखा होगा कुछ चीज़ों में बड़ी जल्दी से आग लग जाती है, इसका मतलब उनका ज्वलनताप कम है। और कुछ वस्तुएं बड़ी मुश्किल से आग जलती है तो इसका मतलब उनका ज्वलनताप ज़्यादा है। तो इस प्रकार ज्वलनताप को आप ध्यान में रखेंगे। और बच्चों, सबसे लास्ट में ईंधन दहन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव। तो हम जानते हैं बच्चों, जब ईंधन का दहन किया जाता है तो कुछ हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे हमारे जो हमारी वायु है वो प्रदूषित होती जा रही है। खासकर जो जीवाश्म ईंधन है, जो जीवों से मिलने वाले ईंधन है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। अतः इनका प्रयोग उचित करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, ताकि हमारा वायुमंडल, हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो। तो बच्चों, इस पाठ में इतना ही था। बाकी अगला पाठ मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।